हेलो बच्चों। अम्ल क्षारक एवं लवण लवण के बारे में आप लोग जानने के लिए और उसके बारे में और समझने के लिए आप लोग तैयार हैं? चलिए हम लोग अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड चैप्टर का, जो है अम्ल क्षारक एवं लवण। आज हम लोग अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने अम्ल क्षारक एवं सूचक का हमने परिचय ले लिया है। अम्ल को हम कैसे पहचानते हैं, क्षार को हम कैसे पहचानते हैं, क्षार और क्षारक में क्या एक छोटा सा अंतर है, और हम ये जो हम अपने रोज में खाने में हम कैसे खट्टा स्वाद से समझ जाते हैं कि अम्ल के क्या चीज होती है। और हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ा था कि जो सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, उनकी सहायता से हम कैसे अम्ल और क्षार के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण की बात करते हैं। इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो अब थोड़ी रासायनिक बातें करने का टाइम आ गया है। तो अम्ल व क्षारक की धातुओं के साथ हम अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। धातु आप जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि हमारे धातु और अधातु दो तरह के हमारे एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये जो हमारा है, जो धातु होती है, जो मेटल्स होते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है आप ये ऐसे नाम, कॉपर है, जिंक है, तो ये सारे धातु आ गए हैं। तो जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो अम्ल क्या देते हैं? लवण और हाइड्रोजन। जैसे हमने नीचे आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे हम लोग नीचे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ जिंक का अभिक्रिया हो रही है, और वो हमें क्या लवण दे रहा है? जिंक क्लोराइड, ZnCl2, और हाइड्रोजन निकलती है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपको जब मैं आगे चलूंगी तो आपको पता चलेगा कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन पे हम ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा गुण है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनता है। और यही धातु जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, बिल्कुल जैसे अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, वैसी क्षारक की भी धातु के साथ अभिक्रिया होती है, जिसमें लवण और हाइड्रोजन का निकास होता है, हाइड्रोजन बनती है। जैसे NaOH, ये हमारा क्षार आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जिंक धातु से करवाई तो हमें सोडियम जिंकेट मिला, Na2ZnO2। ये एक आपको नया नाम पता चल रहा होगा, लेकिन अभी जो हम ध्यान दे रहे हैं वो मेन है, हाइड्रोजन निकलती है। तो ये आप याद रखिएगा, धातु की जब अम्ल के साथ या क्षार की अम्ल के साथ, सॉरी, क्षार की जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस का निकास होता है। अब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया को थोड़ा सा और हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ये देखिए, ये आपका बुक से ही मैंने ये आपके एक पिक्चर इस अपने PPT में डाली है। इसमें देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हमने दानेदार जिंक लिया, जो मैंने अभी आपको अभिक्रिया एक लिखकर उसकी इक्वेशन समीकरण की सहायता से दिखाया, वही ये एक एक्सपेरिमेंट है। और इसमें हमने क्या करा, आप क्या करा था हमने, हाँ, हमने उसमें HCl का हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल सकते हैं, या तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन क्या है, अम्ल की हमें धातु के साथ अभिक्रिया करनी है। तो HCl हो या H2SO4 हो, दोनों ही अम्ल हैं। अब हम लोगों ने जब ये दो की अभिक्रिया आपस में हुई तो हमने देखा कोई एक गैस निकलती है। अभी हमने इक्वेशन में समीकरण की सहायता से देखा हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसको हम कैसे पूरा एक डेफिनेट वे में कहें, पक्के तौर से कहें कि हाइड्रोजन गैस निकलती है,
आप जानते हैं? चलिए देखते हैं ये कि हम कैसे इसका पता लगाते हैं कि हाइड्रोजन गैस का निकास होता है। हाइड्रोजन गैस के निकास के लिए हम लोग क्या इसको टेस्ट करने के लिए कैसा टेस्ट करते हैं? पॉप टेस्ट। ये जो पॉप टेस्ट है इसमें क्या होता है कि जहां से अभी आपको दिखाया था गैस का निकास दिखाया था, उसके पास हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं। जब हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं हमें पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती सुनाई देती है, पॉप की ध्वनि सुनाई देती है, और इस टेस्ट को हम हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए करते हैं। तो आपको देखिए, अब हमने आपको 2 स्लाइड्स में आपने कितनी चीजें सीखी कि धातु की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है तब हाइड्रोजन गैस का निकास हो रहा है और लवण बन रहा है। एक चीज आपने सीखी। अब हमने एक उसके साथ सीखा पॉप टेस्ट, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एक पॉप टेस्ट क्या होता है, कौन सी गैस की उपस्थिति के लिए हम पॉप टेस्ट करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर टाइप से याद, पॉप टेस्ट क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे जब हम ऐसे एक अम्ल और किसी भी धातु का जब क्रिया करते हैं, अभिक्रिया होती है, तो जो एक गैस निकलती है उसके आगे अगर हम मोमबत्ती लाएं तो वो हमें एक पॉप की ध्वनि सुनाई देती है, वो होता है पॉप टेस्ट। और अगर सिंपल आपसे पूछा जाए पॉप टेस्ट कौन सी गैस के हमें एक पहचान के लिए करते हैं, तो आपके मुंह पे आंसर आना चाहिए हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, एक जैसे मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया था, एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन प्रश्न हम उसके कई प्रकार से उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब अम्ल की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्या खाली जो अभी हमने देखा था जिंक के साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलती है? ऐसा नहीं है। कोई भी हमारा वो आए धातु, हर धातु की जब भी कोई एक अम्ल के साथ हो रही है, देखिए लवण बन रहा है, हाइड्रोजन गैस का निकास। मैग्नीशियम का देख लिया आपने, जिंक का अभी हमने देखा है। अब हम आगे देखते हैं अम्ल व क्षार की कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया होती है। तो प्लीज आप ये अपनी कॉपी में एक लिस्ट बनाते चले जाइए। पहले आपने देखा अम्ल और धातु की अभिक्रिया। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल का कैसे अभिक्रिया होती है, कैसे होती है। ये देखिए, एक और मैं आपके सामने चार्ट रख रही हूं। अम्ल के साथ जब धातु कार्बोनेट का अभिक्रिया होती है तो लवण तो बनता है, लेकिन अब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल बनता है। तो अब आपको समझ में आया हाइड्रोजन का मैं तब क्यों कह रही थी ध्यान रखें, क्योंकि ये आप अपनी कॉपी में अगर है, आप ये वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट करिए। जो मैंने पहले कहा था, अम्ल और धातु, हाइड्रोजन गैस, अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, धातु बाई कार्बोनेट के साथ भी लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन ये जो आपके धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट होते हैं, उनकी क्षार के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। हमने धातु के साथ अम्ल व क्षार की दोनों अभिक्रिया देखी थी और दोनों में हाइड्रोजन गैस थी, लेकिन इसमें नहीं। क्षार के साथ कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का अभिक्रिया नहीं होती। तो ये मैं आपसे देखेंगे, इसके बारे में मैं बार बार रिवाइज करती रहूंगी, और अगर आप इसको ऐसे समझेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो जैसे हमने हाइड्रोजन गैस के निकास के बारे में पढ़ा था, अब ऐसी ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया के बारे में समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब अम्ल की कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हम पक्का कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनती है। अब इसमें हमने देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट डाला और इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला।
अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा यहाँ पे एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने विलयन लिया। जब इसमें से हम जो यहाँ से गैस निकल रही है, जब ये इसमें से पास होगी तो हम देखेंगे इसमें कुछ परिवर्तन। वो परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। इस अभिक्रिया का अब हम थोड़ा सा और डिटेल में एक समीकरण की सहायता से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हमारा एक लवण बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने कहा अपनी इक्वेशन से निकलती है। अब इसको हम कैसे और समझते हैं। ये जैसे हमने क्या हाइड्रोजन में हमने क्या पढ़ा था, पॉप टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये हमारा चूने के पानी का टेस्ट होता है, जो मैं यहाँ पर आपको समझा रही थी। इसमें देखिए, जो हमने अभी आपको जो समझाया था, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से अभी बताया था आपको, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया होती है तो एक सफेद आक्षेप बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये सबसे बड़ी पहचान होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए कि जब उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं, हमें सफेद आक्षेप मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब हम ध्यान देते हैं अम्ल की अन्य कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया होती है। जैसे हमने अन्य धातु के बारे में पढ़ा था, ऐसे हम अन्य कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के थोड़े से हम उदाहरण देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, अब आपको हर किसी का याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखते ही पहचान सकते हैं कि आपका लवण क्या बनेगा। ये सोडियम है, ये क्लोरीन, और हमें मालूम है जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी है। अगर आप ये पहचान भी नहीं पा रहे हैं तो आपने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, एक CO2 यहां से निकला, एक को बचा, हाइड्रोजन की रिएक्शन हुई, जल बन गया, H2O बन गया, बचा क्या, सोडियम और क्लोरीन, तो NaCl लवण बन गया। तो अगर आपने इसको ऐसे समझ लिया तो आपको कोई भी अभिक्रिया रटने की जरूरत ही नहीं होगी। आप अपनी समझ से ही कोई भी आपके सामने धातु कार्बोनेट आए, आप उसकी समीकरण आसानी से लिख सकते हैं। चलिए थोड़े से और उदाहरण देखते हैं। आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनेट और आ गया आपका अम्ल। देखिए, CO2 निकलेगी, जल बनेगा H2O, तो क्या बचा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आपका क्या है, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना आपका, सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कितना इजी है, अगर समझ में आ गया तो ये बहुत इजी है। अब हम अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं, ये क्या है, कुछ पहचान रहे हैं? चलिए, एक मैं एरो लगाऊंगी, अब समझ में आ गया, वेरी गुड। कि जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो लवण और जल मिलता है। ये क्या हुआ, कुछ याद आया? चलिए, एक हम ये तो हमने वर्ड्स में ऐसे ही लिखा था, अब हम कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, जल, वाटर। कुछ पहचानी हुई लग रही है अभिक्रिया? चलिए आगे चलते हैं। ये क्या हो रहा है, सोचिए आप लोग। ये कितना बढ़िया, एक मुझे बहुत अच्छी पिक्चर मिल गई, मैंने यहाँ लगाई आपकी। देखिए, लवण, सॉल्ट कहते हैं हम लोग, और जल हमने ऐसे दिखाया है।
हाँ, ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त कर दिया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमें एक लवण और जल प्राप्त होता है। वो क्या हो गई आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तभी होता है जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं। अब हम अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के बारे में थोड़ा और देखते हैं। ये जो होते हैं अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं, धात्विक ऑक्साइडों के साथ, ठीक है। और क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिए, ये धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं अम्ल, और क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का हमने यहाँ पे बताया, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड और नॉन मेटेलिक के साथ एल्कली। अब अम्ल की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया देखते हैं। आपका जिंक ऑक्साइड है, धात्विक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और जल। ऐसी ही कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड, जल। जिंक ऑक्साइड की HCl के साथ ये Zn है, प्लीज नोट कर लीजिए, ZnCl2 एंड जल। क्षारक की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्या बनता है, लवण और जल। समझ में आया। और ये क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसको अभी हम और डिटेल में समझेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये देखा कैसे अम्ल और क्षारक धात्विक और अधात्विक तत्वों से अभिक्रिया करते हैं, और कैसे हमने ये देखा कि कैसे वो अलग अलग तरीके से कौन किसके धातु के साथ वो हाइड्रोजन निकालते हैं, कब उनकी अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और कैसे हम विभिन्न एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ये पता कर लेते हैं कि हाइड्रोजन निकल रही है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। चलिए अगले सेशन में इसी चैप्टर के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करें और अगले सेशन में फिर से ज्वाइन करें। नमस्ते।